आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 48 घंटों में, बल्कि मैं कहूँगा 72 घंटे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई और कोर्ट उनके दरमियान में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी बहरिया के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। ये और बात है कि उस डिसीजन को मीडिया में थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। उस पर आज तो शायद ना बात हो सके, लेकिन आइंदा भी ज़रूर बात होगी, क्योंकि उस पर बड़ी डिटेल में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि किस तरह एक फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा है। और भले सोशल मीडिया पे और बहुत लोगों ने कहा कि जी हमारा चैनल भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इसको मिल रही हैं, तो यकीन माने हमारे चैनल की पॉलिसी इस बात पे डिसाइड नहीं होगी कि इसमें किसी ग्रुप के कितने इश्तेहार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फैक्ट्स पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और नेशनल इंटरेस्ट में बात करेंगे। बहरहाल ये एक साइड थाट था। कोर्ट ने कल डिस्क्वालीफाई कर दिया दानियाल अजीज़ को। फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने फॉर्मर MNA शेख वसीम को कसूर से, फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन कसूर विंग के जमील खान, 4 लोगों को बदतहजीबी करने पे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने पे चीफ जस्टिस साहब की और सीनियर जजेस की, उनको 1-1 माह की कैद, डिस्क्वालिफिकेशन चल रही है। तलाल चौधरी का एक्सपेक्टेड डिसीजन भी जल्दी, बहुत जल्दी अराउंड द कॉर्नर है। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर वो भी है, तो उसको एक हवा बनती जा रही है और मुस्लिम लीग इन कंटेम्प्ट्स को इस तरह भी पेश कर रही है कि जैसे उनको इलेक्शन से डिबार किया जा रहा है, उनके की लीडर्स को निकाला जा रहा है। तो ये प्री पोल रिगिंग का एक दौर चल रहा है। क्या वैसी ऐसी कोई बात है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। आज आपसे मैं खबर एक और शेयर करूँगा बिफोर आई इंट्रोड्यूस द पैनल, कि अभी हमें नहीं पता इस मुल्क का वज़ीर आज़म आइंदा कौन होगा, क्योंकि कोई शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए, इमरान खान साहब अपनी जगह बन के बैठे हुए, बिलावल का भी सुना है कि थोड़ी थोड़ी सोच उनके दिमाग में है। लेकिन सदर की बात मैं आप आज से शेयर कर सकता हूँ कि सदर के ऊपर बिहाइंड द सीन्स कुछ अनासर जो पावर ब्रोकर्स भी हैं, कुछ रियासती, कुछ गैर रियासती, कुछ पॉलिटिकल एनिमल्स। लेकिन अगर इन सब की बात दी जाए तो मैं आपसे एक इतला शेयर करना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 99.9% ये तय पा गया है कि इस मुल्क के अगले सदर कौन होंगे, और वो आसिफ जरदारी के नाम पे मोहरा निकला हुआ है। और उसका कुछ रैशनल दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब इस बार भी एक अच्छी खासी मेजॉरिटी लेके आएंगे। तकरीबन उनका ख्याल है कि सिंध से 40 सीटें वो उठा लेंगे और कुछ इंडिपेंडेंट्स लेके और कुछ ट्रेडिशनल पे एलाइज लेके वो 60 तक अपना ब्लॉक बना लेंगे। और अकॉर्डिंग टू माई हाईली रिलायबल सोर्सेज, उन्होंने तो बात शुरू की थी कि ठीक है कोalition गवर्नमेंट नज़र आ रही है, और अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे दिया जाए बिलावल के लिए या मेरी नॉमिनी के लिए, तो फिर मैं उस पर बात कर सकता हूँ। और लेकिन उनको कहा गया है कि सदर के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फार्मूला भी इस पर डिस्कस हो रहा है, अगेन कुछ बड़ों के दरमियान में, और वो ये है कि जिस तरह बलूचिस्तान में आपको याद होगा डॉक्टर अब्दुल मालिक लेट गवर्नमेंट बनी 2.5 साल, और फिर तय था कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट अगले 2.5 साल चलेगी और सनाउल्लाह ज़हरी साहब की जो गवर्नमेंट थी। एक ऐसा ही फार्मूला डिस्कस हो रहा है सिंध के बिटवीन जरदारी साहब एंड GDA, और कहा यह जा रहा है कि अगर ये फार्मूला तय हो जाता है तो सिंध के अंदर भी 2.5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलेगी और फिर 2.5 साल GDA की होगी, और उसके अगेंस्ट GDA जौन सा है नेशनल असेंबली में अनक्वालिफाइड फुल सपोर्ट देगा जरदारी साहब के कैंडिडेचर को, जो भी बंदा उनका अपना होगा, बिलावल या हुएवर है, जिसको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स चल रही हैं, और अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जौन सी हैं वो अपनी जगह पे सेट होती जा रही हैं। इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे? क्या वाकई वही वाला नारा चलेगा एक जरदारी सब पे भारी, क्या? और अगर ये वाकई ऐसी गेम हो जाती है तो इसके नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें होंगी? थर्ड सब्जेक्ट, आज नैब कोर्ट ने उनको कल कह दिया है मरियम नवाज़ के वकील को कि वो अपने हतमी दलाइल जो से हैं 2 जून तक, मंडे तक ख़त्म कर दें। और अगर ये मंडे को ख़त्म हो जाते हैं
तो फिर जो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की आखिरी महीने की फैसलों की वो है 9 जुलाई की। तो क्या 6 जुलाई, अभी तक जितने फैसले हमने देखे वो आमतौर पर जुमे को आते हैं और जुमा 6 जुलाई को है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का और मरियम बीबी का फ्यूचर अपना ज़ाती पॉलिटिकल फ़ैसला 6 या 9 जुलाई को होगा? और अगर ये होता है तो क्या हो सकता है, और क्या ये फ़ैसला सुनने वापस आएंगे या नहीं आएंगे? और एक और चीज़ और आप शेयर कर लूँ कि एक बड़ा क्रिटिकल फ़ैसला, अल्लाह उनको सेहत दे बेगम कुलसूम नवाज़ को, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं और शायद अकॉर्डिंग टू सम फैमिली सोर्सेज कि अनफॉर्चुनेटली उनको पैरालिसिस का भी एक फ़ेज़ में चली गई हैं और अब डॉक्टर्स को फ़ैसला करना है। लेकिन हमें किसी ने ये बताया कि एक इंग्लैंड में एक कन्वेंशन है जो कम अज़ कम पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में है, प्राइवेट में शायद नहीं है, कि अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आप वेंटिलेटर पे अगर किसी मरीज़ को रखना हो तो फिर डॉक्टर्स का फ़ैसला हतमी होता है। लेकिन अभी तक हमें कोई इस पर ब्रीफिंग नहीं आई कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है बेगम साहिबा की, पर हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब फॉर्मर। हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, माय फॉर्मर एडिटर एंड एडिटर इन चीफ शाहीन सहबाई साहब ने। अभी हमें ज्वाइन करेंगे मुशर्रफ जैदी, ऑल्सो अगेन सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट। शाहीन, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले मैं ज़रा जरदारी साहब वाली गुफ्तगू कर लूँगा। आप तो वैसे भी you're डीम्ड एन एक्सपर्ट ऑन आसिफ अली जरदारी। हाउ क्रेडिबल डू यू थिंक, बिकॉज जिस तरह इक्वेशन बनाया है तो जरदारी साहब का मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स बता देता हूँ। उनका मैथ्स ये बना हुआ कि उनका ख्याल है कि सिंध से 40 सीट्स में लेके आऊँगा, पंजाब से 3 से 4, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो 7-8 सीट्स हैं वो भी हम उठा लेंगे, ANP की 5 उनको चली जाएंगी, MMA ही इज़ कन्विंस के MMA उनके साथ आएगा, और इंडिपेंडेंट्स के बारे में पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि 10 से 12 तो हम ख़रीद लेंगे। ये वर्ड यूज़ हुआ है, 10 से 12 तो हम ख़रीद लेंगे। तो जब आप ये सारा ऐड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 70 पे चला जाता है, 60-70 पे, बारिंग एनी अनफोर्सीन थिंग। तो एक तो वो खुद चंक बन जाएंगे, और अगर ये बैकरूम डीलिंग हो रही है और प्रेसिडेंसी उनके पास जाती है, क्या आपके ख्याल में ये सिंपली एक कॉस्मेटिक पोजीशन होगी, प्रेसिडेंट की रेल पास तो नहीं है कि, और इज इट समथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग इनटू? मालिक, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कहानी आपने अभी सुनाई है जरदारी साहब की, मुझे तो बड़ी सख्त परेशानी भी हो रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो प्रेसिडेंट थे तो वो हम लोगों के लिए एक फील्ड डे था। आपने जो मर्जी लिखना है, जितना लिखना है वो अलाउड था आपको, कि प्रेसिडेंट जरदारी पे और उन पे खुल के हम खेलते थे। तो क्या वो दिन वापस आने वाले हैं, या अगर ये तो बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात है। लेकिन ये सीरियसली लोग सोचते हैं फॉरवर्ड, बैक टू द फ्यूचर जा रहे हैं हम, या वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द डर्टी पास्ट। ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या कि जरदारी साहब अगर प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं तो इज ही ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ? एक तो बड़ा क्लियर मतलब इसका ये निकलता है मालिक, अगर जरदारी साहब प्रेसिडेंट हो गए तो इसका मतलब है कि फिर प्राइम मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी का नहीं होता। ठीक। बिलावल साहब के ऊपर तो उन्होंने ठंडा पानी और पूरी बाल्टी डाल दी बर्फ की, कि वो तो उनकी पार्टी, और वो तो जितनी सीटें भी ले ले, 100 ले लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनका नहीं होता अगर प्रेसिडेंट साहब बनना है। और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को बड़ा ही इंटरेस्ट होगा प्रेसिडेंट बनने में, क्योंकि प्रेसिडेंट को जैसा पहले उन्होंने ली थी वो पोजीशन, इम्यूनिटी है, किसी भी तरह की प्रोब से कोई उनको चेक नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, और वो बैठ के ऊपर से सारी हुकूमत चलाते, और चलाई उन्होंने। उनके लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बाकी लोगों के लिए, और जैसा आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग और इधर के लोग और खलाई मखलूक और क्या सब लोग इस बात पर तैयार हो गए कि जरदारी साहब वाला दोबारा जो दौर है वो वापस आ जाए। लेकिन शाहीन, मुझे एक बात बताएं, जब जरदारी साहब पहले थे तो बड़ा पावरफुल ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपना था। अगर अब वो आ भी जाते हैं तो ये तो एक सेरेमोनियल ऑफिस है रियली, सिवाय से कि वो ये कहेंगे मेरी जो सी है एक मॉरल विक्ट्री है और मेरा एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, वो रियल पावर सेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
पावर्स तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट की यही थी सर, कोई प्रेसिडेंट की पावर्स में कोई चेंज तो नहीं हुआ है अभी, कोई अमेंडमेंट तो नहीं आई है। वो भी नहीं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो उनका था ना, प्राइम मिनिस्टर उनका था, और अगर उनके पास 60-70 सीटें आ जाती हैं तो हो सकता है कि वो अपने ग्रुप बना के किसी अपने कोalition पार्टनर को प्राइम मिनिस्टर बना ले, तो वो तो बैक टू वेयर वी वर, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। मगर एक बात मुझे बताएं कि अभी आपने कहा कि इतने बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और ये सारा निकाल रहे हैं, क्लीन अप हो रहा है। ये जरदारी साहब ने जो एफिडेविट दिया है, इसके बारे में किसी एक ने सवाल पूछा उनसे कि भाई ये आपका एफिडेविट जो है ये सही है, ये गलत है, इसमें जो आपने डिक्लेयर किया है उसमें क्या लिखा है, आपने जो नहीं लिखा वो क्या है, जो लिखा है उसकी कोई वेरिफिकेशन है नहीं है? यानी ये किस किस्म का ये स्क्रूटनी का प्रोसेस है? ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, हमने इसको, मुझे तो कहना चाहिए, पता नहीं आप कह सकता हूँ, बट इट हैज बिकम अ मंकी बिजनेस। जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, और हर एक अपने अपने इंटरेस्ट देख रहा है कि जी मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरे दौलत बच जाए, मेरी प्रॉपर्टी बच जाए, और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे। और उसके अंदर इमरान खान भी अब वो इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम वाली पॉलिसी पे आ गए। वो भी हर एक को सुबह पीटीआई वाले जो है वो नून लीग का लोग ले लेते हैं और शाम को वो कहीं और चले जाते हैं और सुबह वापस आ जाते हैं। मतलब ये एक अजीब और गरीब खेल हो गया। इलेक्शन फॉर मी इज नॉट प्रॉमिसिंग टू बी ए ब्राइट और कोई फ्यूचर जो है ना वो मुझे प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है। इस पे अभी और बात करते हैं। इनफैक्ट आज मुशर्रफ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लेट एज यूजुअल, बट थैंक यू। फैशनेबली लेट मेरा ख्याल है आप कहना हम ये बात कर रहे थे कि जो जरदारी साहब की मेरी खबर थी कि विद ग्रुप्स दैट मैटर और बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिकल जो जेरी मैंडरिंग हो रही है उसमें तय पा गया है कि ये सपोर्ट उसके साथ डालेंगे और इनको प्रेसिडेंट का ओहदा ऑफर हो गया है और क्लियरेंस भी हो गई है कि किसी को एतराज़ नहीं है रियली। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमें बात कर रहे हैं। ये किसकी खबर है? ये मेरी खबर है, सदर होने की उनकी। You're wrong. तो मैंने कहा प्राइम And you've been wrong before, by the way. Never. Absolutely. चलें ऑन एयर बहस कर लेंगे। नहीं ऑन एयर अच्छा, पहले इस पे आ जाए। पहले इस पे आ जाए। आज नजम सेठी साहब ने बड़ा हार्ड एक पीस उनका इसमें छपा हुआ है जिसमें इंप्रेशन उन्होंने ये दिया हुआ है कि जैसे मरियम एंड नवाज शरीफ हैव बीन ड्रैग्ड टू अ नैप कोर्ट फॉर डेली हियरिंग इन केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एलिजिडली 30 years ago वाले केसेस हैं। और फिर एक्स CM's प्रिंसिपल एड आज चीमा भी लैंग्विशिंग प्रिजन में है। फिर कमरुल राजा को पकड़ लिया ताकि चौधरी निसार के लिए फील्ड क्लियर हो जाए। और एलियंस जो से हैं वो इलेक्ट्रिकल हॉर्सेस को जो से हैं मजबूर कर रहे हैं डिज़र्ट करें सब कुछ। इंप्रेशन ऐसे मिलता है कि जैसे PMLN जौनसी है सडनली एक सबसे बड़ी मजलूम जमात है, जुल्म जबर इस पे हो रहा है, ये सारे बिल्कुल ऐसे कि मासूम से फंस गए हैं। डू यू एग्री? ये जब आपको नजम साहब के साथ इख्तिलाफ करना होता है, ये मैं वाकई जानना चाहता हूँ, तो ये आप मुझसे क्यों जो है उनकी नहीं ये बाय चांस मैंने ऑन अ सीरियस नोट इसलिए क्योंकि नजम एक बहुत मेरे लिए तो बहुत मोहतबर एक्स एडिटर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ असल में, क्योंकि आप अंग्रेजी के कॉलमिस्ट हैं, वो अंग्रेजी की बहुत खूबसूरत तहरीरें करते हैं, तो आई थॉट मे बी आप अल्फाज को मेरे से बेहतर समझते हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं आपके शो पे शायद 25-30 दफ़ा दोहरा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे हर दफ़ा फिर बुला लेते हैं जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। शायद मशकूर आपको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, अलग एक डिबेट हो सकती है। लेकिन 28 जुलाई का फ़ैसला 28 जुलाई को भी सख्त था, आज भी सख्त है। तो अगर सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ के साथ कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती हुई या नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि रीज़नेबल लोग इस पे एग्री कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों में उनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन अगर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम और ये पूरा मुल्क जो है वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है शायद स्ट्रेचिंग द ट्रूथ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सबसे बड़े दुश्मन नवाज शरीफ खुद हैं। सबसे बड़ी दुश्मन जो है मरियम नवाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉबली it's 6 of one and half a dozen of the other। मैं तो चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब वो जरा लगा दें थोड़े से क्लिप्स हैं कि जो लेटेस्ट पिछले 48 घंटे में क्या बातें हुई है इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब इसको मैं प्री पोल रिगिंग ना कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, उस पर कभी तफ्तीश नहीं हुई, कभी पूछा नहीं गया और यकदम गिरफ्तार करके एक कॉमन क्रिमिनल की तरह, जो आदमी 10 साल MPA रहा हो,
जो आज भी 2 इलेक्शन लड़ रहा हो, ये इलेक्शन की तौहीन है। कभी दानियाल अजीज़ को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, कहीं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और कहीं अपना कमरुल इस्लाम को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये क्या सिलसिला शुरू कर दिया गया है नैब की तरफ से भी, और फिर आरओ की तरफ से भी, और फिर जो है ना वो दूसरे इदारों की तरफ से। ये बहुत मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए हमेशा ख़तरनाक साबित हुआ है, और 1970 में भी ये खेल खेला गया जब मशरक़ी पाकिस्तान जुदा के बांग्लादेश बना, इन्हीं वजूहात की बना पे बना था। मुल्क पे रहम करें, ये सब लोग पाकिस्तान पे रहम करें और पाकिस्तान के साथ ये खेल खेलना छोड़ दें। मेरा तो ख्याल है कि ये जो एक एक करके PMLN के साथ ज्यादती कर रहे हैं और एक एक करके जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, एक ही दफ़ा क्यों नहीं कह देते कि हमें PMLN जीतती नज़र आ रही है, हम उसको जीतना नहीं देना चाहते, तो हम पूरी PMLN को एक ही दफ़ा रेस से बाहर करते हैं। बस ये दुनिया देख रही है कि PMLN टारगेट है, क्योंकि PMLN जीत रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो मर्जी कर लें, ये जो चालें चल रहे हैं PMLN के ख़िलाफ़, इसी से पता चलता है कि PMLN जीत रही है। जी शहजाद अकबर साहब, वो कह रहे हैं कि सारी चालें चल रही हैं, एक ही दफ़ा फैसले कर दें। पहले तो ये बताएं, फैसले से पहले शुरू करें, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है अब 9 से पहले? जी, एवन फील्ड के केस में तो 9 से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अब कोई ऐसी बात रह नहीं गई। जो अमजद परवेज़ साहब ने तो आज भी ख़त्म कर देना चाहिए था। एक तो 1.5 घंटा लेट आए और जुम्मे की वजह से 2 घंटे पहले उन्होंने कोर्ट बंद करवा ली, तो टोटल 1.5 घंटा आज आर्ग्यूमेंट किया, वरना आज भी ख़त्म हो जाता। लेकिन अदालत ने कहा कि आपने खुद ही कहा था कि 3 दिन होंगे, अब आपको चौथा दिन हो जाएगा मंडे को, और सैटरडे को भी उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बट इन एनी इवेंट मंडे को वो करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को दूसरे केस में विटनेस को भी कॉल कर लिया गया है, वाजिद ज़िया को, तो मंडे को इन एनी केस से ख़त्म हो जाएगा। अब उस मंडे के बाद जज अनाउंस किसी वक्त भी कर सकते हैं, और चूँकि डेडलाइन है 9 तारीख की इस एक्सटेंशन की, तो मैं ये समझता हूँ कि वो 9 से पहले तो फैसला लाजमी करेंगे। जितने हमने फैसले देखे हैं टेंड टू बी ऑन फ्राइडेज, जुम्मे को सारे फैसले आए हैं और तो सारे फैसले मियां साहब के खिलाफ जुम्मे को। पॉसिबिलिटी 6 तारीख की बनती है, जो अगर 5-6 होगी, ये बहुत लेट हुआ तो मंडे को चला जाएगा अगर उसको लिखने में। अगर मियां साहब और मरियम नहीं आते तो क्या फिर भी कोर्ट फैसला सुना सकती है? देखिए, इसमें तो लॉ थोड़ा सा क्लियर है इस लिहाज से कि जो इन एब्सेंशिया है वो एविडेंस की हद तक होता है, ट्रायल की हद तक होता है, कि आप उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं कर सकते, उसके ऊपर गवाह नहीं बुला सकते। लेकिन ये ट्रायल पूरा इनकी प्रेजेंस में चला है, या खुद नहीं थे तो इनके प्लीडर्स मौजूद थे, तो इसलिए वो वाला अब काम तो पूरा हो चुका है। अब जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, उसके लिए या बंदे का खुद मौजूद होना, या उसके प्लीडर का मौजूद होना, या उसके वकील का मौजूद होना, और अगर ये 3 नहीं है और उनको ड्यू नोटिस इशू हुआ है तो फिर भी जज फैसला सुना सकता है। यानी कि ये 4 डिफरेंट उसकी है। तो अगर ये बाहर होते हैं, फैसला आता है जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही नज़र आता है कि फ़ैसले में सज़ाएँ होंगी, सब कुछ होगा, तो फिर लीगल स्टेटस क्या होगा? ये एब्सकॉन्डर होंगे, क्या होंगे? नहीं, देखिए, जो अगर फैसला जिस दिन अनाउंस होगा उसके साथ ही जिस कोर्ट में भी अगर फैसला अनाउंस होता है और बंदे अगर बेल पे हैं, तो साथ ही उनके वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू हो जाते हैं, जिसके तहत लॉ इन्फोर्समेंट उनको अरेस्ट करके उनको ले जाती है। अगर ये मुल्क में नहीं हैं और आते नहीं हैं, थ्रू प्लीडर्स आते हैं या नहीं आते, उस सूरत में इनके परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट, उसका मतलब ये होता है कि वो दायमी वारंट्स ऑफ अरेस्ट हैं, जहाँ मिलें जिस किसी को मिलें पकड़ के हवाला कानून कर दें, ये वाली इसकी स्टेटस होता है। तो वो तो फिर ये होगा कि जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे या उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट या जो प्रोसिक्यूशन इसमें नैब है, वो ड्यूटी बाउंड होती है कि वो फिर दूसरे एवेन्यूज़ जैसे कि इंटरपोल के थ्रू, बिकॉज एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 2 डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। एक तो ये है कि आप इंटरपोल के थ्रू किसी को वारंट्स ऑफ अरेस्ट पे लाते हैं, दूसरा किसी कन्विक्टेड को भी ला सकते हैं। दोनों का स्टेटस बड़ा अलग होता है, तो कन्विक्टेड को वापस लाना जो है वो थोड़ा सा निस्बतन आसान होता है। इसमें तीसरी एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि अगर ये बिलफर्ज कॉन्विक्ट हो जाते हैं और मरीम साहिबा को सज़ा हो जाती है, तो इसकी अगर ये अपील नहीं करती तो ये इलेक्शन से बाहर है। अगर अपील करते हैं और कोर्ट इनको सस्पेंशन दे देती है सेंटेंस की, तो फिर मरीम साहिबा इलेक्शन तो लड़ सकेंगी, बेल भी मिल सकती है। पोस्ट मुश्किल है इस केस में, क्योंकि अगर आपको कन्विक्शन होती है और आप उसको अपील करते हैं, तो उस अपील के लिए क्या उनका फिजिकली पहले मरियम का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है? देखिए, अभी तक, क्योंकि अदरवाइज तो आप एक कॉन्विक्ट ऑन द रन है ना, तो फिर आप देखिए, एक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसमें 10 दिन का टाइम है, फैसला आने के बाद जब आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि
जितने अभी तक प्रेसिडेंट्स हैं, अपील एंटरटेन नहीं होती एक फ्यूजिटिव की। ठीक है। उस पर जब अपील आप दाखिल करते हैं तो अदालत सबसे पहले कहती है कि अपने आप को आप सरेंडर करें। बहुत जब अदालत ने लैटिट्यूड दिखाना हो, कुछ एक दो केसेस में हुआ था जी कि आप आए, गिरफ्तारी दे दें, आए, हम आपको एक दिन की बेल देते हैं, आप अदालत में आए, फिर हम आपका केस सुनेंगे। क्योंकि ये अपील है वो इस तरह से नहीं सुनी जा सकती गैर मौजूदगी में, थ्रू प्लीडर नहीं हो सकती अपील जो है, उसके लिए उनको लामुहला आना पड़ेगा। यानी इनके पास वो वाली, अगर इन्होंने सियासत करनी है तो इनके पास इसहाक डार साहब वाली लग्जरी नहीं है कि बस आप गायब हो जाए। वैसे कमर में दर्द है, लेकिन वैसे उछलते कूदते फिरते। जैसे जैदी साहब ने कहा था कि अपने दुश्मन खुद नहीं, इन्होंने एक जो बेवकूफ़ी की वो ये थी कि डार साहब की तरह शुरू में नहीं मफरूर हो गए। अगर शुरू में चले जाते तो ट्रायल नहीं चल सकना था, फिर उसके बाद जितने मैयस भी थे वो नहीं लिए जा सकते थे। खैर वो तो शुरू में केस के दौरान भी बहुत सारे इस तरह की, लेकिन वो तो अगर शुरू में उन्होंने वो बातें ना भी की होती जिन्होंने की हैं तो शायद आज इस मुसीबत में। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना, और ब्रेक के बाद आके नाज़रीन मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि डार साहब और उनकी फैमिली क्या कर रहे हैं आजकल और उनके आने वाले दिनों में इरादे क्या हैं, उसकी भी आपको इन्होंने अच्छा मुझे याद करा दिया। एक इंसाइड इन्फॉर्मेशन उस पर भी मैंने आपसे शेयर करनी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्शन जिस तरह सामने नज़र आ रहे हैं, जिस तरह शाहीन सवाई ने भी शुरू में कहा था कि ये एक मंकी बिजनेस लग रहा है, क्या सोचा जा रहा है रियासती अदारों में? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक एक सोच ये थी कि बिल्कुल किसी चीज़ में कहीं फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोसेस खुला छोड़ दें, कोalition बनती है, बहुत कमज़ोर बनती है तो बन जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ये भी सोच अब जन्म ले रही है कि कोरिया के बाद ट्रंप साहब के टारगेट में पाकिस्तान भी होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी होगा, तो क्या एक बहुत ही कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट होनी भी चाहिए पाकिस्तान में, या क्या होना चाहिए? लेकिन ये ख़तरनाक थाट है, डेमोक्रेसी को भी टच करती है। इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के अंदर भी काफ़ी यहाँ पे सीरियस बहस चल रही थी आपस में, लेकिन मैं बिफोर आई गो बैक टू द मेन सब्जेक्ट, मैं ज़रा डार साहब की एक बात करना चाह रहा था। मेरी इत्तला के मुताबिक डार साहब की जो इंटायर फैमिली वो अब अबू धाबी से मूव कर गए हैं टू लंदन, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक द गवर्नमेंट ने उनके ऊपर काफ़ी प्रोब्स ऑर्डर कर दिए हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी लेंडिंग वगैरह में अपना हाथ खींच लिया जो पहले था। और अगर आप रियल एस्टेट के काम में हो तो काफ़ी इश्यूज़ हैं। लेकिन डार साहब ख़ुद, एक तो उनका आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी दिलचस्प दो अभी वीडियोस भी आए हैं, इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा। ज़रा पहले शेयर कर लें, फिर मैं वापस जरदारी साहब के सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। आप एक जगह मीडिया से बात कर रहे हैं आराम से, मैं वो आपसे एक मिनट कर लेंगे। अपनी रिपोर्ट बता दें, क्या रिपोर्ट्स किया आपकी? रिपोर्ट्स किया भेजिए, मैंने कोर्ट मंजूर हो गई है। हमारी कौन है? कब तक तो आपको पाकिस्तान जाने की? पाकिस्तानी कब तक उम्मीद है? पाकिस्तानी मोर देन यू आर। हवाले से बेगम कुलसूम नवाज की बड़ी जरूरत है, तो जब माशाल्लाह पाकिस्तान में सब हमने उस हवाले से जी डर साहब, अस्सलाम वालेकुम डर साहब कैसी तबीयत? थैंक यू जी। उन्होंने कहा कि हम मोर पाकिस्तानी देन यू। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई पाकिस्तान से भागा हुआ पाकिस्तानी में है। हम में से कोई ख्याल नहीं कि हम अदालतों से भागे हुए। आज तो से उनकी रुकनीत भी जो सी है वो सस्पेंड हो गई है कोर्ट के ऑर्डर। लेकिन एक तरह से ये सही कह रहे हैं। मैंने नोट किया है कि जो सबसे ज़्यादा जोशीले और ज़्यादा हिब्ब वतन पाकिस्तानी होते हैं वो अक्सर जो है वो लंदन, न्यूयॉर्क, वो जहाँ काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ का माल सबसे जोशीले जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो बाहर ही रहते हैं। यहाँ तो हम सब जो है झकी मार। और डॉक्टर साहब की बीमारी, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, लेकिन अगर मैंने बीमार होना है तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कमर की तकलीफ हो तो अल्लाह ऐसे ही दे, क्योंकि मैं भी उछलता हुआ सीढ़ियाँ चलूँ, आराम से जाऊँ। लेकिन अगर बीमारी है तो फिर ऐसी हो ताकि कंफर्ट में हो। ही इज लुकिंग गुड, वो बाल शाल भी काफी माशाल्लाह वैसी। कमिंग बैक सीरियसली टू द सब्जेक्ट, शाहीन साहब बात हो रही थी ये प्रेसिडेंसी के ऊपर
फिर ब्रेक में आप एक दो चीज़ें शेयर भी कर रहे थे, मैंने कहा आप ऑन एयर ही हमारे से बात कर लें उस पर। जी बिल्कुल, देखें आपने जो एक ये बॉम्बशेल स्टोरी दी है कि जी जरदारी साहब 99.9% आपने कह दिया कि जी वो हो रहे हैं। इसी दौरान में मेरे भी कुछ दोस्त हैं और मैंने भी कुछ कोशिश की उनसे बात करूं। बड़े एक सीनियर जो बहुत ही रिसोर्सफुल दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो खबरें आ रही हैं कि आप जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, या आपके लोग या आपके चाहने वाले या आपके दोस्त। उन्होंने बड़े मजे की मुझे 2-3 बातें बताई। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब हमसे ये कह रहे हैं कि सिंध में मुझे आप स्पेस दे, जैसी पहले थी तकरीबन उतनी ही या उससे ज्यादा, और वो स्पेस उनको सिंध में नहीं मिल रही। वहां एक बड़ा शदीद किस्म का उन पे स्क्वीज लगा हुआ है। उसके एवज वो कहते हैं कि जी मैं पंजाब में आपकी हेल्प करूंगा, मैं बलूचिस्तान में आपकी हेल्प करूंगा, और मैं सब जगह हेल्प करूंगा, लेकिन आप सिंध में मुझे जिस तरह मैं था उस तरह आने दें। अच्छा, एक तो ये। दूसरी बात ये कि प्रेशर जो नवाज शरीफ साहब ने बिल्ड किया है, ये बांग्लादेश की बात कर करके, बाद 1970 की बात कर करके, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी देखिए मैं तो खप्पे की बात करता हूं, तो अब मैं उनसे ज्यादा तो अच्छा हूं, तो मुझसे जरा बेहतर डील करें आप। और वो इस पे भी तैयार है कि वो अपने जो डॉलर्स हैं बिलियंस के हिसाब से या मिलियंस के हिसाब से वो भी लाने को तैयार हैं अगर उनको स्पेस ही मिलती है। मगर जो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी उनको जरदारी साहब को पूरा सिंध नहीं दिया जाएगा, उनको कोई गवर्नमेंट में अगर एक आध स्लॉट मिल जाए या कुछ और मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये सोचना जाएंगे या उनको बहुत कंट्रोलिंग शेयर मिल जाएगा सिंध में और फिर वो अपना रोल सेंटर में प्ले करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके आगे मैं अपना कमेंट्री कर दूं कि जरदारी साहब को अगर आपने एक उंगली की जगह दी, टो की जगह दी, तो वो पूरा पांव बीच में ले आते हैं। वो इस तरह के गेम के प्लेयर हैं, तो ये एक बड़ा खतरनाक गेम होगा। लेकिन ये बात सही है कि उनके साथ सीरियस नेगोशिएशंस हो रहे हैं, सीरियस बात हो रही है, और उनको इस वक्त परेशानी ये है कि उनसे हाथ से सिंध ना निकल जाए कहीं। ये प्रेसिडेंट वाली बात जो है, ये तो अगर उनको कुछ मिल गया आगे तो फिर आगे चल के वो आगे लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल। और अगर कुछ भी ना मिला तो इसमें उनको प्रेसिडेंशियल टर्म की इम्यूनिटी तो मिल जाएगी ना, अगर वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद मिलती है भाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर वो इम्यूनिटी तो मिल गई ना। आपके 5 साल तो अच्छे गुजर गए। मे बी दैट इज व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन अब अगर दोबारा बन जाए तो वो तो फिर ही विंस एवरीथिंग, यू नो, देन इट्स अ विन विन फॉर हिम ऑल द वे। मुशर्रफ, आप लिखते भी रहे हो, आपका आर्गुमेंट भी ये रहा है कि ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव रुकेगी नहीं यहाँ, और आपका व्यू पॉइंट ये होता था कि ये अभी मियाँ साहब की बारी है, कल को सबकी बारी आएगी और जरदारी साहब की बारी भी आएगी, सब कुछ। लेकिन अगर इस तरह की गेम बन जाती है और प्रेसिडेंसी में वो चले जाते हैं व्हाटएवर, फिर तो ब्रेक्स लग गई ना। अभी उस पर लीगल इनसे पूछ लेंगे, ब्रेक्स तो लग गई। देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो सकता है। 99, 2000, 2001 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती, नलकों में पानी नहीं आ सकता और सड़कों पर सफाई नहीं हो सकती। आज मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहली दफा आया हूँ, मेरे पहली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खबरदार आपने हमने उस पे एक प्रोग्राम नाज़रीन करना है, यकीन माने मैं बहुत लड़ूंगा आपसे। इतना गंदा यार, ये गंद मत बचाएं, झूठ, मतलब सरासर झूठ। चले अभी उस पे आगे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स दैट आई हैव सीन। इफ यू वॉक थ्रू विद योर आईज क्लोज्ड। नहीं, आपको शीशा गंदा नजर आया? एक शीशा नहीं, सड़कों पे गंदगी, अंदर यार इतना शीशा पूरे मुल्क में नहीं है। अभी बनाए 1.5 महीना हुआ नहीं है, अभी तो उन्होंने ये फिगर आउट नहीं किया कि कितने लोग शीशे साफ करने के लिए रखें। थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन अप्रिशिएट द एफर्ट। $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है। वहां पे मेरे पास एक शख्स आए, यार ये जो नई इकोनॉमिक्स पाकिस्तान में $100 बिलियन, $100 बिलियन रुपए, सॉरी $100 बिलियन रुपए नहीं, एक सेकंड, लेकिन इसको ठीक तरह वजाहत कर दें कि $100 बिलियन और $100 बिलियन डॉलर, और यानी कि 100 के मार्जिन से आपने ओवरस्टेट किया। 100 बिलियन रुपए। आजकल तो इस किराए भी यहाँ डॉलर्स में चलते हैं, इसलिए बातों में डॉलर आ जाते हैं। 100 बिलियन रुपए। वहाँ के एक साहब मुझे आए, अभी मैंने कंफर्म करना है, उन्होंने कहा जी आप कॉन्ट्रैक्ट निकलवाइएगा, जो महीने का सिर्फ क्लीनिंग का बिल है, ठेका है, वो 80 के 85 लाख रुपया महीना है। लेकिन यकीन माने जो सफाई का हाल है वहाँ पे 8 लाख भी नहीं लग रहा होगा।
इट्स लाइक इट्स इन पिट्स। दूर की बात है, आप उसका स्ट्रक्चरल देख लें, जब जितनी बारिशें हुई हैं क्या पानी नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे? किधर मैं बारिश को अच्छा उसको अलग करेंगे, मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में मुशर्रफ करेंगे। अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है, मुशर्रफ 3 फ्लाइट्स ले चुका हूं। आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, इफ यू डोंट लाइक नवाज शरीफ आप उसको वोट ना दें, लेकिन अपने मुल्क को खामखा में रन डाउन मत करें। आई रियली टेक दिस सीरियसली। मुल्क को कौन रन डाउन कर रहा है यार? देखें ये एयरपोर्ट क्या मतलब नवाज शरीफ का एयरपोर्ट है, ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टैक्स पेयर का 100 बिलियन है एंड आई वांट कि वो सही तरीके पे इस्तेमाल हो और करे। उसमें प्रॉब्लम क्या है? जेवी थी उसमें सबसे बड़ा पार्टनर कौन था बताएं शहजाद साहब। कोई फैसल मुनीर साहब नहीं थे? प्राइस एस्केलेशन कितनी हुई है इसकी, ये जरा चीजें निकाल के देख लें। ठंड पैगी जो तुहानू नहीं मुझे तो अच्छा अभी हम लेट्स कम बैक टू वी विल डू आई विल कॉल यू इन दैट प्रोग्राम, आई विल इनवाइट यू। अभी मैं मैं कोई उसको क्लीन चिट थोड़ी दे रहा हूं उसके कंस्ट्रक्शन को, मैं कह रहा हूं इट्स अ गुड एयरपोर्ट। ये कह रहे हैं उसमें कोई करप्शन हुई है, आई डोंट नो कि करप्शन हुई है, नहीं हुई है तो उसको पकड़े टांग दें जिसने की है, लेकिन द एयरपोर्ट इज अ गुड एयरपोर्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द एयरपोर्ट। खामखा में एयरपोर्ट पे जो है ये चले अभी वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। ये नहीं जंगला बस का नो जंगला बस 2013-11-12 से जो है ये लगा हुआ है जंगला बस। खुद इसने जंगला बस जो बनाई है वो बिल्कुल जो है वो हलाल है और वो बन भी नहीं रही यार। ये नहीं दिस इज अ खड्डा बस बन गया। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एयरपोर्ट जिसमें मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड क्रिएटिंग दिस नेगेटिव नैरेटिव कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा करप्शन होती है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है। बात ही नहीं की, मैंने बात की है गंदगी की, मैंने बात की है मेंटेनेंस की, मैंने बात किया कि एक नहीं वो बाद में आए। मैंने कहा है कि एक प्रोजेक्ट जो 100 बिलियन का प्रोजेक्ट है अभी खुला है, हफ्तों की बात है, और वहां जाके आप देखें वहां पे गंदगी के ढेर हैं, शीशे गंदे हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो ये बात करें ना आप, जितने लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको प्रोसिक्यूट करें। बात करेंगे अभी जरा आ जाएं ऑन द लार्जर पिक्चर। मैं बात कह रहा हूं कि अगर ये इस किस्म की स्ट्रक्चरिंग हो रही है पॉलिटिकल, जो लगता है कि कुछ चीजें साथ साथ होती हैं और हमेशा मल्टी फैसेटेड होती हैं, क्या आपके ख्याल में लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस कभी क्वेश्चन में आएगी? लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्शंस पे तो क्वेश्चनिंग ऑलरेडी हो रही है और इसको मैं समझता हूँ कि ये जो केओटिक सिनेरियो थोड़ा सा हर कुछ दिन बाद बन जाता है, इसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इलेक्शन से पहले लगाम किसी ना किसी को देना होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, इनकी कोई कॉम्बिनेशन हो। लेकिन जो इस हफ्ते हुआ कि वो RO आए, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी को, मैंने फवाद का नाम पहले इसलिए लिया कि वो ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि जाहिर बात है PML नून से तो जितने मुंसलिक हैं वो तो मतलब उनके साथ तो ये होना चाहिए। अब लकीली वो वापस ले लिया गया, लेकिन उस दिन जो केओस मची और ये जो कांस्टेंट फीलिंग ऑफ केओस है इलेक्शन से पहले, ये एक अच्छे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। तो क्या ये RO का हक नहीं है कि वो ये करे या ना करे? बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि उसका काम है कि वो जांच पड़ताल करे, लेकिन उसका अगर आप वो RO का जो जजमेंट है वो पढ़ें, जो शाहिद खाकान अब्बासी वाला है या इवन जो फवाद चौधरी वाला है, उन दोनों ने एक ही बात की है उस जजमेंट के बारे में, हालांकि दो मुख्तलिफ जजमेंट। वेरी क्विकली आई विल टेक अ ब्रेक, यू वांट टू मेक अ कमेंट ऑन दिस? बड़ा इसमें मुख्तसर सा, हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है, वही उस सिस्टम के जजेस RO के तौर पे काम करते हैं, उनके पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है कुछ देखने के लिए। 2 पार्टियां 4 पार्टियां आगे सामने खड़ी होती हैं, वो कागजात की प्रचार करती हैं उनके ऊपर और वो उसको ऊपर से देख के कहते हैं अच्छा ये है, अच्छा ये एतराज़ आ गया, इसके ऊपर आपके पास क्या जवाब है, वो उस तरह से जवाब होता है। ये कोई स्क्रूटनी नहीं है, होनी चाहिए, और ये उस जुडिशल सिस्टम से नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग है, जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो ROs की तरफ से आता है ये एडवर्सोरियल है, यानी कि आपका मुखालिफ कैंडिडेट खुद ला के वहाँ पर मवाद उसके सामने रखता है और चूँकि वो टाइम कम होता है, 48 आवर्स 36 आवर्स उसके अंदर फैसला करना है, ना उन डॉक्यूमेंट की अथेंटिसिटी देखी जा सकती है, तो उस वक्त वो जो सबसे जूनियर मोस्ट जज होता है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए एक फैसला दे देता है। अपील में जाके वो चीज़ उसको कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो भी फाइनल नहीं होता, क्योंकि अगर वही वाला एडवर्सोरियल सिस्टम है ना, आपका मुखालिफ अगर उसको परसू करेगा तो 4 साल बाद आप। तो अभी एक क्वेश्चन मैं छोड़े जाता हूँ, ब्रेक से वापस आके डिस्कस करेंगे। जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जी आप अदालतें ना करें, आप 25 जुलाई है, लोग फैसले करने दें, अदालतें आप फैसले ना करें। क्या वाकई ये होना चाहिए कि ये लोग तो जो फैसले कर रहे हैं, वही मैं ब्रेक के बाद आके आपको एक मोन्टाज दिखा दूंगा किस तरह लोग अपने MNAs को, एक्स MNAs और MPs को जो सलूक कर रहे हैं। क्यों अदालतें फैसले ना करें?
क्योंकि अदालतें पकड़ रही हैं जिनको निज़ाम नहीं पकड़ रहा। क्या ये बात चुभ रही है? इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। शाहीन साहब, आपसे बात शुरू करता हूँ। ब्रेक से पहले मैंने कहा था ये जो अब मुतालबा आ रहा है कि कोर्ट्स अब बंद करें फैसले और अवाम की अदालतें फैसले करें, क्या लॉजिक है नहीं? अब इलेक्शन में 20-25 दिन तो रह गए। देखिए, जैसे अभी ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी कि सिर्फ कोर्ट्स की बात लोग सुन रहे हैं और बाकी सब तो लगता है कि रेलिवेंट है, इस पर किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। अदालतों की बातें सुनी जा रही हैं और अदालतों को चाहिए कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है। ये इन्होंने अदालतों के कहने पे, हमारे चीफ जस्टिस के कहने पे ये एसेट्स का डिक्लेरेशन और एफिडेविट्स दाखिल किए, सबने आ गए। इनको स्क्रूटिनाइज करें, इनको अदालतें स्क्रूटिनाइज करें, बाकी काम छोड़ दें एक हफ्ते के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज और हाई कोर्ट के सारे जज यही काम पकड़ लें, एक हफ्ते ये करें। आधे से ज्यादा आपका ये सिस्टम क्लीन अप हो जाएगा इन्हीं डिक्लेरेशंस की वजह से, और ये अदालतें ही कर सकती हैं। बिल्कुल करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। जो कह रहा है कि ये अदालतें छोड़ दें, बिल्कुल गलत कह रहा है, इसको नहीं मानना चाहिए। शहजाद साहब, शाहीन साहब तो कहते हैं नॉट लेस कोर्ट, मोर कोर्ट्स, मोर इंटरवेंशन। देखिए, मोर और लेस की बात नहीं है, अदालतों को अपना काम करना चाहिए। जब उनके सामने यही काम है ना, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। उनके सामने जब इशू आएगा तो उसको एड्रेस करेंगे, और बाकी जो जमहूरियत का सिस्टम है उसको अपने तौर पे चलना चाहिए। अब अगर आप इसको ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में 38,000 पेंडिंग केसेस हैं, नहीं तो ये मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जी, हो सकते हैं। तो काम कोर्ट्स का वो है जो शाहीन सबाई साहब कह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं वो नहीं नहीं, ये देखिए, आप इस वक्त इसमें एक एंगल ले रहे हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट का जिसका आप ये फिगर उठा के फिर रहे हैं ना, जो लाहौल साहब बहुत दफ़ा कोर्ट कर चुके हैं 38,000, क्रिमिनल पेंडेंसी आपकी जीरो कर दी इसी कोर्ट ने, इसकी प्रोएक्टिव अप्रोच ने। नहीं, लेकिन किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम होता है क्रिमिनल केसेस डील करना। जी, मतलब आप अपने मुल्क के निज़ाम में अपने नहीं, मेरी बात सुन लेना, आप सवाल कर चुके हैं। आपके मुल्क के निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के पास 2 जुरिस्डिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, सिविल भी है। अपीलें दोनों उसके पास जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल है ना, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी जुरिस्डिक्शन है, वो इंटरप्रिटेशन की है। अब सिविल अपील भी उसके पास जाएगी, क्रिमिनल अपील भी उसके पास जाएगी। तो क्रिमिनल अपील की पेंडेंसी बता रहा हूं, जजमेंट मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं, मैं अपना टाइम सीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप, मैं सीखना चाहता हूं। आपका ख्याल है कि जो इस वक्त इस मुल्क में निज़ाम है कि इतनी आसानी से एक लोअर कोर्ट से चीज़ हाई कोर्ट से जाती हुई सुप्रीम कोर्ट में जाती है, क्या इसका जो फ्लो है ये ऐसा ही रहना चाहिए या इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए? नहीं, क्या आपके आसानी से तो नहीं जाती। ये तो स्पेशल मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट दी जा रही है, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब के केसेस में, कि उनको तो बड़ा बहुत जल्द नवाज शरीफ का तो मैं कह रहा हूं मेरा वक्त खत्म हो गया, आई हैव टू क्लोज। नाज़रीन, बड़ी बात, आई ऑल्सो टेंड टू एग्री विद शाहीन साहब कि हमें ज़्यादा कोर्ट्स की इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें सामने आई हैं वो कोर्ट्स के हार्ड इंटरवेंशन से ही आई हैं। भले इस पे इल्ज़ाम लगता है, कोई कहता है कि जी आप जेरीमैंडरिंग कर रहे हैं या प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं। उसका बड़ा सिंपल जवाब है, भाई अगर आप चाहते हैं कोर्ट्स ना बोलें, कोई और आपसे ना पूछे, फिर आप सवालात के जवाब खुद दे दें। 1.5 साल 2 साल से एक ही बात थी, एसेट्स की डिटेल दे दें, वो आप देते नहीं हैं। वो जो भागे हुए हैं डार साहब, जो इश्तिहारी हैं, वो कहते हैं मेरे से बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है। नहीं, मैं आपसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ। इस मुल्क का हर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न आपसे बड़ा पाकिस्तानी है। हमें पाकिस्तानियत की डेफिनेशन या जो सी दलील है वो भागे हुए, कानून से भागे हुए जो इश्तिहारी मुलज़मान हैं, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स, उनसे नहीं चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।